नमस्कार। संस्कृत विभाग यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के द्वारा आयोजित हीरकोत्सव की इस श्रृंखला में मेरा स्मरण किया गया। इस हेतु मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरे संस्कृत डिपार्टमेंट का। जैसा कि मुझे आदेशित हुआ है, मुझे आधुनिक संस्कृत साहित्य की अ, कुछ प्रवृत्तियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। आधुनिक संस्कृत साहित्य का जो फलक है वो अत्यंत विशाल है। 20वीं और 21वीं शताब्दी में अभी तक जितना संस्कृत साहित्य में लिखा गया है, आलोचकों का मानना है कि संभवतः बीते कई शताब्दियों में भी उतनी प्रभुत मात्रा में लेखन नहीं हुआ है। तो मात्रात्मक दृष्टि से तो आधुनिक संस्कृत साहित्य बहुत पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि संस्कृत में नवीन नवीन प्रयोग हो रहे हैं, वो विधाओं की दृष्टि से भी हैं और कथ्य की दृष्टि से भी। संस्कृत साहित्य ने अपने आप को बदला भी है। साहित्यकार जब स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अन्य भारतीय भाषाओं के साहित्य से बहुत अधिक परिचित हुआ, साथ ही विदेशी भाषाओं के साहित्य से भी वो परिचित हुआ, तो उसमें परिवर्तन भी हुए। साथ ही समय की मांग के अनुरूप भी वो अपने आप में परिवर्तन लाता रहा है। संस्कृत साहित्य में नवीन प्रवृत्तियां समय समय पर आती रही हैं। अगर मैं आधुनिक संस्कृत साहित्य की कुछ प्रवृत्तियों पर विचार करते हुए संभवतः सर्वप्रथम लेना चाहूँगा, तो मैं पद्य साहित्य में एक अत्यंत लोकप्रिय विधा है अभी, वो है हाइकु विधा। हाइकु विधा जापान से अन्य भाषाओं के अंदर आई है। इसमें हम ये देखते हैं कि हाइकु शुरुआत में एक छंद था, किंतु धीरे धीरे ये इतना लोकप्रिय हो गया इसकी विशेषताओं के चलते कि अब ये एक छंद न रह करके एक पूरी विधा बन चुका है। और केवल जापान नहीं, जापान से बाहर भी इसने अपने पैर पसारे और ये अत्यंत लोकप्रिय विधा हुई है। अगर संविधानक देखा जाए इसका, तो ये 3 पंक्तियों में होने वाली कविता है जो अत्यंत संक्षिप्त होती है। मात्र 17 अक्षर होते हैं। प्रथम पंक्ति में 5, द्वितीय में 7 और पुनः तृतीय में 5 अक्षर होते हैं, और कुल मिलाकर 17 अक्षर में कवि को अपनी बात कहनी होती है। तो ये तो रही उसकी संक्षिप्तता की बात, किंतु हाइकु अपनी संक्षिप्तता के साथ व्यंजना को भी अपने अंदर समाविष्ट किए हुए होता है। सपाट बयानबाजी जो है वो हाइकु में नहीं चलती है। हिंदी, बांग्ला आदि भाषाओं में हाइकु लिखे जाते रहे। संस्कृत साहित्य में इसकी अवतारणा करने का श्रेय डॉक्टर हर्षदेव माधव को जाता है, जो आधुनिक संस्कृत साहित्य के सबसे अधिक प्रयोगधर्मी कवि हैं। सन 1970 में ही उन्होंने, आज से लगभग 55 वर्ष पूर्व, ये हाइकु लिखना शुरू किया था। तब से अब तक वो हजारों हाइकु लिख चुके हैं। तो उनकी हाइकु की मात्रा को और उनकी गुणवत्ता को देखते हुए अगर हम हर्षदेव माधव को हाइकु सम्राट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। डॉक्टर हर्षदेव माधव के अतिरिक्त गौतम भाई पटेल, बनमाली विश्वाल, नारायण दास, ओम प्रकाश पारिक, धर्मेंद्र सिंह दवे और मैं भी हाइकु लिखता रहा हूँ। हाइकु जो है वो अपनी संक्षिप्तता में बहुत गहरी बात कहता है, जिसे हम गागर में सागर भरना भी कह सकते हैं। यथा एक हाइकु है डॉक्टर हर्षदेव माधव का, वृष्टि समाप्ता पिपीलिका विपणौ शॉपिंग अर्थात क्रयणे मंगना। शॉपिंग मॉल में चींटी की कतार की भांति है भीड़ खरीदारों की। यह हाइकु प्रतीक के माध्यम से वर्तमान समय की विडंबनाओं को और उसकी आकांक्षाओं को बहुत अच्छी तरह से उकेरता है। हाइकु में समसामयिकता भी पाई जाती है। यथा कोरोना काल में लिखा गया मेरे द्वारा एक हाइकु,
कोविड काले मृत्युरेव याचति स्वकीयां मृत्यु। कोविड काल में मृत्यु खुद मांग रही है अपनी ही मौत। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने 2021 में हाइकू का एक संग्रह प्रकाशित करवाया जिसका शीर्षक है गगन वर्णनाम गुह गवेषा। ये कोरोना काल में फेसबुक पर लिखी गई कविताओं का, हाइकू कविताओं का संकलन है। हाइकू की प्रसिद्धि आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि संस्कृत हाइकुओं का अनुवाद अनेक भाषाओं में हो रहा है। डॉक्टर हर्षदेव माधव का जो संग्रह मैंने अभी जिसका उल्लेख किया है, उसमें कोरोना काल में जब वो फेसबुक पर अपने हाइकू प्रस्तुत करते थे तो उसी दिन अनेक भाषाओं में उसके अनुवाद फेसबुक पटल पर आते थे। उन सबका संकलन कर हर्षदेव माधव जी ने उनको प्रकाशित करवाया। मेरा ही हाइकू संग्रह जिसमें 101 हाइकू हैं वो 6 भाषाओं में प्रकाशनाधीन है अनुवाद के साथ। डॉक्टर हर्षदेव माधव के हाइकुओं का अनुवाद इटली भाषा में भी हुआ है। इसी तरह संस्कृत पद्य साहित्य में एक विधा है जो अत्यंत लोकप्रिय है, गजल। अरबी, फारसी, उर्दू, हिंदी, बांग्ला, मराठी आदि भाषाओं में तो ये प्रचलित रही ही सही, बट मथुरानाथ शास्त्री मंजूनाथ जो तकुल्लुस मंजूनाथ नाम से लिखते थे, उन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया। तब से लेकर अब तक संस्कृत में अनेक गजल संग्रह लिखे गए हैं। इनमें संस्कृत गजलकारों में भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, बच्चू लाल अवस्थी, जगन्नाथ पाठक, अभिराज राजेंद्र मिश्र, आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी, महाराज दीन पांडे विभास, प्रवीण पंड्या, बलराम शुक्ल, राजकुमार मिश्र, संस्कृता मिश्रा और मेरे भी द्वारा संस्कृत में गजलें लिखी गई हैं। और एक अभी स्मर्तव्यो अहम तदा नाम से एक संस्कृत गजल मेरा भी प्रकाशित हुआ है। डॉक्टर हर्षदेव माधव ने केंद्रीय साहित्य अकेडमी से द्राक्षावल्ली के नाम से एक संस्कृत गजल का संकलन भी प्रकाशित करवाया है, जिसमें भट्ट मथुरानाथ शास्त्री से लेकर के युवा कवि ऋषिराज जानी तक अनेक संस्कृत गजलकारों की संस्कृत गजलों का संकलन है। संस्कृत गजलों में रदीफ, काफिया इत्यादि का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। मात्रात्मक गजल और वर्णात्मक गजल दोनों लिखी जा रही हैं। उर्दू की बहर अर्थात छंदों में भी संस्कृत में गजल है, तो साथ ही संस्कृत के पारंपरिक छंदों अनुष्टुप, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, शार्दुल विक्रीडित इत्यादि में भी संस्कृत गजलें लिखी जा रही हैं। हर्षदेव माधव ने इसमें बहुत प्रयोग किए हैं। वो निरोष्टे वर्ण गजल को भी प्रस्तुत करते हैं। निरोष्टे वर्ण आप जानते हैं संस्कृत के अनुरागी कि दंडी ने 10 कुमार चरित्र में मंत्रगुप्त के वर्णन में इसका प्रयोग किया है, जहां निरोष्टे वर्ण का प्रयोग है, ओष्टे वर्ण बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसी तरह इन्होंने अपनी गजल में भी ओष्टे वर्णों का प्रयोग नहीं किया है। यथा श्रीधरे शंकरः शंकरे शंकरः अष्टदा दर्शने सुंदरे शंकरः। साथ ही इन्होंने हर्षदेव माधव जी ने दीर्घ गजल भी प्रस्तुत की है। इस गजल की खासियत विशेषता यह है कि ये एक बहुत बड़ी गजल है जिसमें 33 शेर तो शिव माधव जी के द्वारा रचित है, किंतु साथ में समकालीन 7 कवियों का भी इसमें योगदान है, जिनके शेरों को इन्होंने गजल में जोड़ा है। इस तरह एक अनोखा प्रयोग है। कुछ गजलों का प्रयोग इस तरह किया गया है कि वो स्त्री और पुरुष दोनों के कथनों को प्रस्तुत करती हैं। उसे स्त्री पुरुषोक्ति गजल कहा गया है। जानंतु ने ते नाम के गजल संग्रह में ये सब संकलित की गई हैं।
वो मरसिया गज़ल भी लिखते हैं। मरसिया एक अरबी पारसी का शब्द है, अरबी से चला है। अगर किसी के अभाव में जो विलाप किया जाता है उसे मरसिया कहा जाता है। हर्षदेव माधव जी ने संस्कृत गजल में मरसिया को उतारा है। वो लिखते हैं, अध्ये में सूर्यो गतः चंद्रो गतः, अध्ये में सूर्यो गतः चंद्रः गतः, अध्ये में रात्रि गता स्वप्नो गतः, पाद पे छिन्ने कथम जीवेल्लता, जीवन आधारो ही में श्वासो गतः। महाराज दीन पांडे भी एक संस्कृत के सशक्त गजलकार हैं। उनका प्रतिप्रवाहम नामक एक संस्कृत गजल अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। रथीब कापिया का उन्होंने बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। यथा हृदय हृते न बंधो विलपेद गतम गतम तत्, वंशो न कोनु वंशीम ध्वनयेत गतम गतम तत्, जीवेन महार्गेन क्रीणित कोनु मोक्षम, आक्रियतम न भूयो कृष्येत गतम गतम तत्। मन की चोरी हो जाने पर रोना नहीं, गया सो गया, बास नहीं तो बांसुरी कौन बजाए बजाए, गया सो गया, महंगे जीवन के बदले कौन ले मोक्ष भला, पर जब सौदा कर ही लिया तो गया सो गया। संस्कृत में एक सुभाषित है, गतस्य शोषणम नास्ति। हिंदी में कहते हैं, बीती ताही बिसार दे। गतम गतम तत् इस रदीप के माध्यम से डॉक्टर हर्षदेव माधव माफी चाहता हूँ, महाराज दीन पांडे ने इस अपने नवीन कथ्य को इसमें प्रस्तुत किया है। संस्कृत में गजलों में अनुवाद भी हो रहे हैं। अनेक भाषाओं की गजलों का संस्कृत में अनुवाद भी हो रहा है। बलराम शुक्ल जी ने भी बहुत सारे अनुवाद किए हैं। इसी तरह देवर्षि कलानाथ शास्त्री ने मिर्जा गालिब की कतिपय गजलों का भी अनुवाद किया है। यथा साधु गोप्ता असि तवाड़तेषु कृपा धन्या अस्ति, हाँ मिरिया महे तोम असो, हाँ मिरिया महे तोम अहो वक्सी दशा श्रेष्ठा अस्ति। कैसे ईसा हो मरीचों का ख्याल अच्छा है, हम मरे जाते हैं तुम कहते हो हाल अच्छा है। तद विलोकेन मुखे कांति रूपा याति यदा, स विजानाति ही रुग्णस्य दशा श्रेष्ठा अस्ति। उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। इस तरह गालिब की प्रसिद्ध गजलों का उन्होंने अनुवाद किया है। राजकुमार मिश्र भी अपने 3 गजल काव्य संग्रहों के साथ एक सशक्त हस्ताक्षर के रूप में उभरे हैं। साथ ही आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने संस्कृत गजलों में बहुत सुंदर प्रयोग किए हैं। संस्कृत गजल की तरह ही एक और जो विधा है जो पर्याप्त रूप में प्रसिद्ध हो रही है, वो है मुक्त छंद कविता। जब कवि अपने प्रवाह में लिखता है तो कई बार अपने विचारों के प्रवाह में वो पारंपरिक छंदों से हट करके मुक्त छंद में उसकी कविता बहती है। कतिपय आलोचक इसे छंदो मुक्त कविता कहते हैं, किंतु ये सही प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि कहा गया है कि कोई भी संस्कृत में या काव्य में कुछ भी चीज, साहित्य में कुछ भी चीज छंदोहीन नहीं होती है। इसलिए इसे मुक्त छंद कविता कहना ही सही प्रतीत होता है। केशव चंद्र दास, अरुण रंजन मिश्र, अभिराज राजेंद्र मिश्र, राधा वल्लभ त्रिपाठी, प्रवीण पंड्या इत्यादि अनेक मुक्त छंद कविताओं में लिख रहे हैं। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी के समष्टि नामक काव्य संग्रह में मुक्त छंद कविताओं का संकलन है, जो वर्तमान की विभीषिकाओं, विडंबनाओं, आशाओं, आकांक्षाओं को बहुत मार्मिक तरीके से उकेरते हैं। उनकी बीजानी नाम की जो कविता है उसका मैं कुछ अंश हिंदी अनुवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं। कुछ ऐसे बीज थे जो गोदाम में पड़े पड़े अकुलाते रह गए, कुछ ऐसे बीज थे जो गोदाम में पड़े पड़े अकुलाते रह गए, कि किसी की हमें भी डाल दिया होता किसी क्यारी में,
कोई हमें हाथ में उठाता और खेत में उछाल कर फेंकता, हम भी अकुरा लेते, हम में होते नए पात, हम अपने आप को फसलों में बिखेर पाते और हम फिर से बीज हो जाते। आगे कहते हैं, मुश्किल ही होता है बीज हो सकना, मुश्किल ही होता है बीज हो सकना, उससे ज़्यादा मुश्किल होता है बीज का अंकुर बनना। अंकुरों अंकुरों का शाखाओं और पत्तों में विस्तार लेना। चाहता है हर बीज चाहता है हर बीज बोया जाना, अंकुर आना, शाखाओं में, पत्तों में, फसलों में लहलहाना। सारे के सारे बीजों की कामनाएं फल जाए, ऐसा हो नहीं पाता। सारे के सारे बीजों की कामनाएं फल जाए, ऐसा हो नहीं पाता। और उन बीजों का क्या, और उन बीजों का क्या जो मन के कोने में पड़े रह गए। संस्कृत में नए नए विमर्शों पे भी पर्याप्त रूप से काम हो रहा है। यथा बांग्ला, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं में जो स्त्री विमर्श पर चर्चाएं होती हैं, अनेक तरह की कविताएं, कथाएं इत्यादि इस पर रचे जा रहे हैं। संस्कृत में भी स्त्री विमर्श पर लिखा गया है। डॉक्टर पुष्पा दीक्षित अपने समय की प्रखर कवि हैं। उनके दूसरे काव्य संग्रह सांभवी में वे बहुत मुखर होकर के सामने आती हैं, जो संस्कृत की समकालीन महिला कवियों में प्रायः लुप्त सा दिखाई देता है। वे कहती हैं, न चंचुरीति चेतनासु चंड चित्त मरकटो, न दंड शीति मर्म जाल के सु काम करकटः, न दंड हिति माम सेन काल दंड चरपटो, जगत जटाल जंगलेसु निर्भया भ्रमाम्यहम्। युवा कवित्री संस्कृता मिश्रा अपनी बात प्रखर स्वर में इस तरह से कहती हैं, पाषाण पथै न बिभेमि सखे, घन भानु करे न बिभेमि सखे, वनिता अहम किल भारत भूमि सुता, गगन आरोहे न बिभेमि सके, गगन आरोहे न बिभेमि सके। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्त्री किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही हैं। केवल स्त्री कवि ही नहीं, पुरुष कवि भी स्त्री विमर्श की कविताएं लिखते हैं। शायद इसी को परकाया परिवेश कहा जाता है, जहाँ कवि अपने पुरुष स्त्री या जाति के भेद को, धर्म के भेद को छोड़ करके दूसरे के भावनाओं को अपनी कविताओं में उकेरता है, जैसे वो स्वयं की भावनाएं हों। परवीन पंड्या आधुनिक कवि हैं, युवा कवि हैं। उनकी सप्तपदी जो कविता है वो बहुत मार्मिक है, जहाँ पर विवाह के समय, सप्तपदी के समय एक महिला, एक नवविवाहिता अपने पति से कहती है, पुरुष वामा भवामी, पुरुष वामा भवामी त्वमपि पुरुष अभिजात्य मदम नष्ट्वा दक्षिणो भव, पुरुष श्याम अर्धांगिनी त्वम श्याम त्वम मन्यसु यत त्वम असि अर्धो माम विना। पुरुष मैं अर्धांगिनी तो बन जाऊंगी, किंतु तुम भी तो मानो कि तुम हो आधे मेरे बिना। स्वामीन ये परिकुर्वते स्वाम अपि निर्दयान तान शब्दान त्रीन अपि विसर्जय देहि तेभ्य एव तलाक इति। हे स्वामी, उन तीन निर्दय शब्दों को तुम छोड़ दो, उनको तुम तलाक 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 जो कहते हो, उन तलाक शब्दों को ही तुम तलाक दे दो। यहाँ पर परवीन पंड्या स्त्री विमर्श की जो अभिव्यक्ति करते हैं वो बहुत ही मार्मिक है। परवीन पंड्या आधुनिक कवि हैं, संस्कृत के एक प्रखर युवा कवि हैं। उनकी मुक्त छंद कविताओं में एक प्रसिद्ध कविता है सप्तपदी कविता। विवाह के समय जब 7 फेरे लेते हैं और वधू वर से जो वचन मांगती है, उस समय का बहुत सुंदर प्रयोग परवीन पंड्या ने किया है। कवि के मुख से एक स्त्री कहती है, पुरुष
वामा भवामि त्वमपि पुरुषाभिजात्य मदम नष्ट्वा दक्षिणो बहो। हे पुरुष, वाम भाग में तो आ जाऊंगी, किंतु तुम भी तो पुरुष के अभिजात्य मद को छोड़ करके, नष्ट करके दक्षिण बनो, अनुकूल बनो। पुरुष श्याम अर्धांगिनी त्वम मन्यस्व यत त्वम असि अर्धो माम विना। हे पुरुष, अर्धांगिनी तो बन जाऊंगी, लेकिन तुम भी तो मानो कि तुम हो आधे मेरे बिना। स्वामिन ये परिकुर्वते स्वाम अपि निर्यांस्तान शब्दान त्रीन अपि विसर्जय देहि तेभ्य एव तलाक इति। हे स्वामी, जो बदल देते हैं खुद को भी, उन निर्दय 3 शब्दों को छोड़ दो, उनको भी तुम दे दो तलाक। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत में स्त्री विमर्श की कविताएं पर्याप्त रूप में लिखी जा रही हैं और वो स्त्रियों की भावनाओं को उकेर भी रही हैं। स्त्री विमर्श की तरह ही एक विमर्श जो साहित्य में प्रचलित है वह है दलित विमर्श। प्राय सोचा जाता है कि संस्कृत में दलितों को, निम्न वर्ग को कोई स्थान प्राप्त नहीं है, किंतु ये हमारा भ्रम है। हर वर्ग साहित्य में स्थान पाता है। साहित्य में इस तरह का भेदभाव नहीं होता है। आधुनिक संस्कृत साहित्य में भी दलित समाज के ऊपर बहुत कविताएं मिलती हैं। ऋषिराज जानी जो युवा कवि हैं, उन्होंने अनेक भाषाओं के दलित साहित्य में से चुनिंदा कविताओं को अनुवाद करके संस्कृत में सूर्य गेह तमिश्रा नाम से प्रकाशित करवाया है। उसी में स्वयं ऋषिराज जानी द्वारा लिखित दलित विमर्श की कविताएं हैं और हंसदेव माधव जी द्वारा लिखित दलित विमर्श की भी कविताएं हैं। यथा हंसदेव माधव कहते हैं, अयम व्रणो ब्राह्मणा नाम कुपाद जलम आने तुम गतियोश्चरणयोर अपराधः। ये जो घाव है वो ब्राह्मणों के कुओं से पानी लाने के लिए गए हुए पैरों का अपराध है। हस्ते यो दृश्यते स तु अपक्व रोटिकाम दृष्ट्वा मात्रा तप्त संदशिका चिन्हेन कृतो अस्ति अनैपुण्येन सूचकः। और ये जो हाथों पे दिखाई देते हैं घाव, वो तो उन गर्म चिमटों का है जो रोटी को न पका पाने से, अच्छी तरह न पका पाने के कारण दिया गया है। भाले यो लक्ष्यते स असवर्ण जनेन कृतस्य पर्णस्य लांछनम अस्ति। और मस्तक पर जो घाव दिखाई देते हैं वो तो असवर्ण व्यक्ति के द्वारा किए गए प्रेम का लांछन है। मैंने भी कुछ दलित विमर्श की कविताएं लिखी हैं जो दलितान प्रति वचनानि शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। एक कविता प्रस्तुत है, युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिन्हानि। यहाँ दलितों से भी बातचीत एक सवर्ण के द्वारा की जा रही है और वो दलितों से कहते हैं, युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिन्हानि अधुना जन्मना एव अस्माकं पृष्ठेषु अंकितानि सन्ति। रात्रो स्वप्नेषु प्रतोद प्रहारा भवन्ति प्रतोद चालका न अन्ये ते तु भवन्ते अस्माकं पूर्वजा एव। अहं तानि चिह्नानि गुहित्वा कंचुकं परिधाय आदिवसं व्यवहरामि। भयं वसति मे नेत्रयोः रात्रि स्वप्न भीतो अहं जागरणम् इच्छामि मृत्यु पर्यन्तम्। तुम्हारी पीठों पर हमारे द्वारा पहले दिए गए चिन्ह अब जन्म से ही हैं हमारी पीठों पर। रात्रि में सपनों में चाबुक चलती हैं। चाबुक चलाने वाले कोई और नहीं, वे तो होते हैं हमारे ही पुरखे। मैं उन चिन्हों को छुपा करके, वस्त्र धारण करके दिन भर घूमता हूँ, काम करता हूँ। डर बसता है मेरी आंखों में, डर बसता है मेरी आंखों में।
रात के सपनों से डरा हुआ मैं जागना चाहता हूँ मृत्यु तक। इस तरह संस्कृत में नए नए विमर्श आ रहे हैं और उन पर पर्याप्त रूप में लिखा भी जा रहा है। ये तो हुई पद्य साहित्य की बात। हम गद्य साहित्य की बात करें तो वहाँ भी अनेक तरह की विधाएं हैं हमारे सामने। नवीन कथ्यों को, नवीन भाषाओं को, नवीन शैली और शिल्प को लेकर के आते हैं। उपन्यास, जिसे अंग्रेजी में नॉवेल कहा जाता है, विश्व की अनेक भाषाओं की एक प्रसिद्ध विधा है। और आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि संस्कृत में वर्तमान समय तक लगभग 300 से अधिक उपन्यास लिखे जा चुके हैं। शिवराज विजय, जो प्रसिद्ध संस्कृत का उपन्यास है, जो इसे संस्कृत का पहला उपन्यास कहा जाता है, अंबिका दत्त व्यास जी द्वारा विरचित, तब से लेकर अब तक संस्कृत में अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। आनंदवर्धन रत्नपारखी का कुसुम लक्ष्मी हो या कलानाथ शास्त्री जी द्वारा लिखित जीवनस्य पृष्ठद्वयम् हो या रामजी उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया द्वादशोपर्णा, ये अनेक उपन्यास हैं जो संस्कृत में अपनी बात को औपन्यासिक शैली में प्रस्तुत करते हैं। रामकरण शर्मा जी ने रईस और सीमा नामक उपन्यास लिखे, जो वर्तमान समय की सीमा आदि विवादों पर जो देशों के मध्य होता है उस पर भी लिखा गया और उसका समाधान भी खोजा गया। केशव चंद्र दास, जो उत्तर आधुनिक कवि हैं संस्कृत के, उन्होंने 14 उपन्यास संस्कृत में लिखे हैं, उनमें बाल उपन्यास भी हैं। राधा वल्लभ जी द्वारा भी अनेक उपन्यास लिखे गए हैं। उनका तांडवम उपन्यास हाल ही में प्रकाशित हुआ है। उन्हीं का एक उपन्यास है विक्रम चरितम, जो वर्तमान राजनीति को बहुत अच्छी तरह उकेरता है। वहाँ जो विक्रम है वो कोई एक पुरुष ना होकर के एक सुअर है, और उसके माध्यम से वो वर्तमान दलगत राजनीति को किस तरह बखूबी प्रस्तुत करते हैं, ये पढ़ने लायक है। तो इस तरह से संस्कृत में जहाँ उपन्यास लिखे गए, वहीं संस्कृत में कथाओं में भी बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। नारायण दास जी द्वारा संस्कृत में जासूसी कहानियाँ लिखी गई हैं, जिसे स्पष्ट कथा का नाम दिया गया है। डिटेक्टिव स्टोरी आजकल मीडिया पर, दूरदर्शन पर प्रचलित हैं, वो नारायण दास जी ने उनका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग किया है। उन्होंने हत्याकारी कह नामक एक संकलन प्रकाशित करवाया। उसके अंदर उनकी जासूसी जो कहानियां हैं वो संस्कृत में निबद्ध हैं और ये पर्याप्त रूप से सराही भी गई हैं। इसी तरह संस्कृत में हॉरर स्टोरी, जिसे गोस्ट स्टोरी कहा जाता है, उसका भी पदार्पण हुआ है। इसे हम भूत प्रेत कथा भी कह सकते हैं। नारायण दास जी ने ही ये प्रयोग किए हैं। उन्होंने नरेंद्रपुरियम रेल स्थानकम नाम से, जिसका अपर नाम भूत प्रेत दशकम है, प्रकाशित करवाया है। उसमें हॉरर स्टोरीज हैं, 10 कहानियां हैं जो भूत प्रेतों से संबंधित हैं। संस्कृत में इस तरह की प्रयोगों की अत्यंत आवश्यकता है, जो उसकी जीवंतता का भी प्रतीक है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि एक संस्कृत का जो रचनाकार है वो किस तरह से अन्य भाषाओं के साहित्य से प्रभावित होता है और वहाँ से ग्रहण भी करता है। यह आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है, यही साहित्य को जीवंत बनाए रखती है और ये उसकी भाषा की जीवंतता का भी प्रतीक होता है। हम गद्य पद्य से हट करके अगर हम दृश्य काव्य की बात करें, नाट्य साहित्य की बात करें, तो वहाँ भी पर्याप्त रूप में नवीन विधाएं हमारे सामने नए शिल्प के को साथ लेकर के आई हैं। रेडियो नाटक एक ऐसी ही विधा है। जब रेडियो का आविष्कार हुआ और रेडियो हमारे समाज में पर्याप्त रूप में प्रचलित हो गया, तो संस्कृत के रचनाकार ने भी उसके तरफ ध्यान दिया। और ये देखना बहुत रोचक है कि जो दृश्य नाटक थे वो किस तरह रेडियो के लिखे जाने पर श्रव्य नाटक का रूप ले लेते हैं। वहाँ दृश्य जैसा कुछ नहीं है, लेकिन श्रोता के मन में एक बिंब उत्पन्न करना है और वो श्रव्य के माध्यम से होता है। उस श्रव्य का उसे इस तरह से प्रयोग करना है कि दर्शक को ऐसा लगे कि वो सुन नहीं रहा है अपितु देख भी रहा है।
रेडियो नाटक, ध्वनि रूपक, ध्वनि नाटक, नभो नाटक, श्रव्य नाटक इत्यादि इसके अनेक नाम हैं। ये 20वीं सदी की एक सशक्त विधा है। भागीरथी प्रसाद शास्त्री जी द्वारा 1970 में एक नाटक लिखा गया रेडियो के लिए, वहाँ के आकाशवाणी केंद्र के लिए। किस्सा का नाम नागपाश है। इसे हम प्रथम संस्कृत का प्रथम रेडियो नाटक कह सकते हैं। रमाकांत शुक्ल जी ने नाट्य सप्तकम एक संकलन प्रकाशित करवाया, जो दिल्ली आकाशवाणी के लिए लिखे गए उनके संस्कृत रेडियो नाटकों का संकलन है। वेद कुमारी गही जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं। उन्होंने पुरंदरी पंचकम नाम से एक नाट्य संकलन लिखा है, जिसमें 5 रेडियो नाटक हैं। हरिराम आचार्य राजस्थान के प्रसिद्ध गीतकार कवि रहे हैं। उन्होंने पूर्व शाकुंतलम नाम से एक संकलन प्रकाशित करवाया। उसमें उनके रेडियो नाटकों का संकलन है, जो जयपुर आकाशवाणी केंद्र के लिए समय समय पर लिखे गए। कलानाथ शास्त्री जी द्वारा नाट्यवल्लरी नाम का एक संकलन लिखा गया है रेडियो नाटकों का, जो जयपुर आकाशवाणी केंद्र के लिए ही लिखे गए नाटकों का संकलन है। इस तरह हम देखते हैं कि नाट्य साहित्य में जहाँ ध्वनि नाटक आया, उसी तरह एक और नाटक विधा, नाट्य की विधा आई, उसे हम नुक्कड़ नाटक कहते हैं। यद्यपि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी इसको कोई नवीन विधा नहीं मानते हैं, वो इसका विकास लोक नाट्यों से ही स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि जो एक उपरूपक था प्रेक्षणक, उसी का एक नवोत्थान है, एक नया रूप है नुक्कड़ नाटक। अंग्रेजी में इसे स्ट्रीट प्ले भी कहा जाता है। इसके अंदर किसी मंच की आवश्यकता नहीं होती है। कहीं भी गली में नुक्कड़ पे एक कुछ अभिनेताओं का एक जमघट जो होता है, वो अपने नाट्य को प्रस्तुत करता है, और ये अपनी बात को कहने के लिए, बिना ताम झाम के बात को कहने के लिए बहुत अच्छा साधन है। इसका प्रयोग अनेक तरीकों से किया जाता है। हिंदी साहित्य में ये बहुत प्रचलित रहा है और अनेक नुक्कड़ नाटक खेले भी गए हैं। संस्कृत में भी नुक्कड़ नाटक लिखे गए, और समय समय पर अनेक मंचों से जो खुले मंच हैं उनसे उनका प्रसारण भी हुआ है, वो खेले भी गए हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने चतुष्पत्यम नाम का एक संस्कृत नुक्कड़ नाटकों का संकलन प्रकाशित करवाया। चतुष्पत्यम चौराहे के लिए प्रयुक्त है। गली चौराहों पर जो नाटक खेले गए संस्कृत के, उनके लिए प्रयुक्त है। इंद्रजालम, मोदकम, केन बक्षितम इत्यादि ये इसमें नुक्कड़ नाटक संकलित हैं। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने प्रेक्षणक सप्तकम लिखा। ये 7 प्रेक्षणकों का, उनके नाटकों का संकलन है, और ये संस्कृत के लिए बहुत अच्छी बात है कि इन प्राय सभी नाटकों का समय समय पर मंचन भी किया गया है, और दर्शकों द्वारा ये बहुत सराहे भी गए हैं। इनमें मसकधानी, सोमप्रभम, गणेश पूजनम, मेघ संदेश इत्यादि, धीवर शाकुंतलम जैसे नाटक हैं। मसकदानी, मच्छरदानी को कहा जाता है हिंदी भाषा में। किस तरह मच्छरदानी को लेकर के एक पर्याप्त वितंडा खड़ा होता है, ये इसमें बहुत अच्छी तरह बताया गया है। सोमप्रभम एक बालिका की कहानी को आधार बना करके लिखा गया नाटक है, जो दहेज के लिए प्रताड़ित अपनी माँ की सहायता करती है। गणेश पूजनम बताता है कि किस तरह, गणेश पूजनम नामक एकांकी ये बतलाता है कि किस तरह से गणेश जी की पूजा के लिए चंदा उगा करके उसका दुरुपयोग किया जाता है। तो मेघ संदेश नामक जो नुक्कड़ नाटक है, वो पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा संदेश हमें देता है। धीवर शाकुंतलम एक अद्भुत प्रेक्षणक एक नुक्कड़ नाटक है, जो ये बतलाता है कि किस तरह से उस समय भी रिश्वत का, जिसका हमें संकेत थोड़ा सा अभिज्ञान शाकुंतलम में भी मिलता है कालिदास के, उसका प्रयोग किया जाता था। उसका रिश्वत तब भी ली जाती थी। तो शकुंतला वाली जो कहानी, उसको बिल्कुल नए रूप में लेकर के ये एक नुक्कड़ नाटक लिखा गया है। तो संस्कृत में पर्याप्त रूप में नई नई विधाएं आ रही हैं, और नए नए जो विषय वस्तु है वो तो उसमें आ ही रही है।
उसकी एक और खासियत है कि हम संस्कृत कवि समकालीन भी हो गया है, वो समसामयिक विषयों पर भी लिखता है। कोरोना के समय अनेक संस्कृत काव्य लिखे गए हैं जो कोरोना की जो विभीषिका है उसको उकेरता है। कहानियां भी लिखी गई हैं कोरोना की विभीषिका के ऊपर, और कविताएं भी लिखी गई हैं। इसी तरह समय समय पर अनेक जो घटनाएं होती हैं जो हमारे समाज को झंझोड़ देती हैं, उनको प्रभावित करती हैं, उस पर संस्कृत कविताएं लिखी जाती हैं। देववाणी परिषद दिल्ली से जो एक पत्रिका प्रकाशित होती है, उसमें समय समय पर हर समकालीन विषयों पर लिखी गई कविताएं संकलित होती रही हैं। निठारी हत्याकांड पर रामकरण शर्मा जी ने बहुत अच्छी मार्मिक कविता लिखी। खाड़ी युद्ध के समय भी उन्होंने तेलावली पलव माना नाम की कविता लिखी, जिसे बहुत सराहा गया। इसी तरह जब निर्भया हत्याकांड हुआ उस समय संस्कृत रचनाकारों ने उसकी खबर ली, सुध ली और उसके ऊपर लिखा। संस्कृता मिश्रा ने उसके ऊपर बहुत मार्मिक कविता लिखी। मेरी ही एक कविता बलात्कारानंतरम उसके बाद लिखी गई, जो आलोचकों द्वारा सराही गई। तो इस तरह हम देखते हैं कि कवि समकालीन भी है। अब वो नई विधाओं को भी ला रहा है, नई विषय वस्तु को भी ला रहा है और उसे सराहा भी जा रहा है। साथ ही इस विधाओं में और उसको विषय वस्तु को प्रसिद्ध करने के लिए और या उसको एक पाठक वर्ग तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान संस्कृत पत्रिकाओं का भी है। केंद्रीय साहित्य अकेडमी के द्वारा संस्कृत में संस्कृत प्रतिभा नामक पत्रिका प्रकाशित होती है। इसी तरह कथा सरित नामक जो पत्रिका है जो कलकत्ता से प्रकाशित होती है, वो संस्कृत गद्य के ऊपर आधारित है। पद्य भंडार जो कविता है वो संस्कृत की नवीन जो कविताएं हैं, आधुनिक समय की अर्वाचीन संस्कृत कविताएं, उनका एक सुंदर संकलन है। इस तरह संस्कृत में अनेक संस्कृत मंजरी इत्यादि जो पत्रिकाएं हैं वो अपना काम बखूबी कर रही हैं। संस्कृत संवाद नामक एक समाचार पत्र भी निरंतर प्रकाशित हो रहा है। तो ये तो रही प्रिंट मीडिया की बात। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी संस्कृत साहित्य का दखल है। संस्कृत वार्तावली नाम से संस्कृत जो है समाचार इत्यादि वो दूरदर्शन पर प्रकाशित होते हैं। यूट्यूब पे भी अनेक तरह के संस्कृत यूट्यूब के चैनल मिल जाएंगे आपको जो संस्कृत साहित्य को, अर्वाचीन संस्कृत साहित्य को प्रस्तुत करते हैं। आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी अभी अपने वर्तमान में यूट्यूब के माध्यम से नवीन ग्रंथों की समीक्षाएं भी प्रस्तुत करते हैं और नवीन विषयों पर अपनी बात लेकर के सामने हमारे आते हैं। साहित्य लिखा ही जा रहा है और इस साहित्य की समीक्षा के लिए नए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भी रचे गए हैं। अभिराज राजेंद्र मिश्र द्वारा रचित अभिराज यशोभूषणम इस तरह का एक अभिनव काव्य शास्त्र है संस्कृत में, जो संस्कृत की नवीन कविताओं को परखने का मानदंड देता है, मापदंड देता है। इसी तरह आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा अभिनव काव्य अलंकार सूत्र लिखा गया है, जहां पर नवीन अलंकारों की भी उद्भावनाएं की गई हैं और नवीन विधाओं के लक्षण भी प्रस्तुत किए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि संस्कृत साहित्य का विशाल फलक हमारे सामने प्रस्तुत है और इसे अत्यंत सराहा तो जा ही रहा है और अनुवाद आदि के माध्यम से भी ये अपनी पहुंच को बढ़ा रहा है। पुनः मैं संस्कृत विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।